नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं संपत लीड आप सभी को जो है राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमने कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बारे में जो है सीरीज शुरू की है, जिसके अंडर हम जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है और इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जो है कंप्यूटर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के अंदर पाइपलाइनिंग के बारे में जाना है और उसी पाइपलाइनिंग के टॉपिक को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें आपको हैजार्ड्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिपीटेशन आपको दे देता हूं, जिससे आपको आज ये टॉपिक समझने में थोड़ी हेल्प मिल सके। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप पहली बार आप इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लास्ट में लाइक जरूर कीजिएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पाइपलाइनिंग क्या होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। तो देखिए, पाइपलाइनिंग का यूज कहां पर और किस लिए किया जाता है, मैंने आपको वैसे लास्ट वाले वीडियो के अंदर पूरा ब्रीफली डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर यह समझ लीजिए कि पाइपलाइनिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड और जो उसका रेस्पॉन्स टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम मतलब बढ़ने का ये नहीं कि डिले हो रहा है, नहीं, वहां पर मतलब आपका जो रेस्पॉन्स टाइम जो है वो फटाफट आपको आगे बढ़ाएगा, मतलब आपका जो रेस्पॉन्स है वो फटाफट आपको मिल जाएगा, रिजल्ट फास्टली मिल जाएगा, आपका काम भी फटाफट हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट स्पीड में चलेंगे। अब मैंने कल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे एग्जाम्पल वापस रिपीट करना चाहूंगा कि अगर एक कार जो है वो विदाउट आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अगर मतलब विदाउट पाइपलाइनिंग अगर वो यूज हो, अगर एक कार बनने में 4 दिन लग रहे हैं, तो आपको जैसे ये कार का यहाँ पर ये आपके मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है, जो इंटरनल सोर्स होते हैं वो जुड़ रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर ये बॉडी रिपेयर की जा रही है, उसके बाद पेंट हो रहा है और ये फाइनल कार बन जाती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कार को बनने में 4 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मेरे को 100 कार बनानी है तो क्या मतलब हुआ, 100 कार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 दिन और उसको 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगी कि आपको 400 दिन लगने वाले, 1 साल से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप पाइपलाइनिंग यूज कर रहे हैं, देखो नॉन पाइपलाइनिंग में होता क्या है कि ये कार जाएगी बन के यहाँ से, ठीक है ना, जो इंटरनल जो अंदर आंतरिक जो ढांचा है वो बनेगा, उसके ऊपर कवरिंग होगी, उसके बाद उसके ऊपर पेंट होगा, फिर आएगी, फिर दूसरी कार यहाँ जाएगी बनने के लिए, दूसरी कार को बनाने का प्रोसेस जो है उसके बाद शुरू होगा, फिर ये जाएगा, खत्म होगा, फिर नीचे आएगा, इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन पाइपलाइनिंग में क्या है कि जैसे ये कार बनने के लिए इंटरनल सोर्स यहाँ पर हो गया काम, ये आगे जाएगा इस वाले डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर दूसरी वाली कार का काम शुरू हो जाएगा, ये यहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा, यहां पर ये कार वाला जो दूसरी कार वाला जो सिस्टम है वो कवरिंग के लिए आ जाएगा, यानी ऊपर वाला जो ढांचा तैयार करने के लिए, और यहां पर पेंटिंग के लिए ये निकलेगा, जस्ट इसके पीछे दूसरे दिन ये भी आ जाएगा, इस प्रकार से तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। तो मान के चले तो फर्स्ट कार को तो आपको 4 दिन लगे ही हैं भाई, जो फर्स्ट कार जाएगी उसको तो 4 दिन लग गए मान लियो, ठीक है ना, फर्स्ट कार को 4 दिन लग गए। लेकिन जो नेक्स्ट 99 कार हैं उसको सिर्फ 1 ही दिन लगा है। कितना? 1 ही दिन, क्योंकि वो तो कार पीछे का पीछे बन रहे थे, निकल रहे थे। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि 99 + 4 103 दिन। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि आपको पाइपलाइनिंग सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देख लीजिए, डेफिनेटली होगा कि हम पाइपलाइनिंग को यूज करेंगे तो काम भी फास्ट होगा, रिजल्ट भी अपना फास्ट आएगा। ये था आपके पाइपलाइनिंग। इसमें अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम स्टेजेस का यूज करते हैं और स्पेस टाइम का डायग्राम का यूज करते हैं, जिससे समझने में आसानी होती है। तो एक नॉर्मल आपके एक जनरल पर्पज कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाए तो पाइपलाइनिंग के अंदर जो है नॉर्मली आपके 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? इंस्ट्रक्शन को फेच करना, जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको पहले फेच करना, उसके बाद उसको डिकोड करना, उसको पढ़ने के लिए उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद उसको किया जाएगा एग्जीक्यूट रन, और उसके बाद उसको मेमोरी से अगर कोई जो है कोई भी डेटा को एक्सेस करना है या फाइल को एक्सेस करना तो वहां से मेमोरी की उसको हेल्प लगेगी, या स्टोर करना कोई डेटा तो वहां पर मेमोरी का यूज है। और अगर ये नहीं है तो ये यहाँ पर क्या होगा, आइडल रह जाएगा, मतलब ये यहाँ पर चुप रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, और ये सीधा स्टेप फिर दूसरे वाले पास जाएगा, राइट बैक, यानी उसको वापस रिजल्ट देना। तो ये स्टेजेस होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको इसके माध्यम से बताऊं तो मेरे पास जैसे 5 इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर देखिए
प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ने में एक क्लॉक पल्स लग रहा है। ये देखो यहां पर एक टाइम आगे बढ़ रहा है, एक टाइम आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार से। तो मेरे को यहां पर पता करना है 5 इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो पहली इंस्ट्रक्शन जब यहां पर आई I1 स्टेज 1 में, तो जब वो दूसरे दिन में जाएगी, देखो यहां पर इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के लिए, तो उसी दिन क्या होगा कि आपके इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो भी आपके फैच होने के लिए आ जाएगी। जब ये यहां पर आएगी आपका I1 जो है थर्ड स्टेज में आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तब क्या होगा I2 यहां पर क्या होगा डिकोड होने के लिए आ जाएगा। जब ये यहां पर आएगा आपके I1, ठीक है ना, ये यहां पर नेक्स्ट वाली स्टेज पे आ जाएगा, 5वीं वाली स्पीड या 4वीं वाले पे मेमोरी पे, तो ये यहां पर आ जाएगा आपके, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और बाहर निकल जाएगा, और इसके पीछे पीछे 2 भी निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा। अब यहां पर देखने को क्या मिला आपको, पहला इंस्ट्रक्शन तो 5 दिन ले रहा था, 1 2 3 4 और 5, जो 5वें दिन बाहर निकल रहा है, लेकिन बाकी की जो इंस्ट्रक्शन थी उसको सिर्फ 1 दिन ही लगा बाहर आने में या एग्जीक्यूट होने में। तो यहां पर सबसे बड़ा आपको फायदा मिला कि आपको पाइपलाइनिंग की मदद से कम समय में रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए ये पाइपलाइनिंग है। इसका एक और अगर आपको मैं डेफिनेशन बताना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाइपलाइनिंग के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर टर्म के अंदर देखिएगा कि पाइपलाइनिंग क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर ऑलरेडी उपलब्ध है अंदर ही, नया खरीदने की जरूरत नहीं है, जो अंदर ही आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है कुछ उस प्रकार से उनको अरेंज किया जाएगा, उनको कुछ इस प्रकार से अरेंज किया जाएगा जिससे डेटा का जो प्रोसेसिंग है, फ्लो है, वो फास्टली हो और आपका रिजल्ट भी फास्टली मिले। बस ये पाइपलाइन का दूसरा डेफिनेशन भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं जो नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं, आज अपना जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका हैजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग, ठीक है। हैजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए अब मैं यहां पर जो है इसको क्लियर कर देता हूं जिससे अपन को समझने में प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है। और ये स्टेजेस जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अभी समझने में अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहला इंस्ट्रक्शन है आपके लिए इंस्ट्रक्शन का फैच, उसके बाद होगा ये ID यानी इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये यहाँ पर आपका मेमोरी में जाएगा या मेमोरी से डेटा को एक्सेस करेगा, उसके बाद ये यहाँ पर राइट बैक हो जाएगा, ठीक है। जनरली 1 2 3 4 5 कहीं पर जगह कहीं पर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन फैच और इंस्ट्रक्शन डिकोड एक ही पोर्शन में माने जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी इंस्ट्रक्शन, कैसे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहां पर आपको एक बता देता हूं कि कई जगह आपके इन दोनों को एक ही जगह गिना जा सकता है। चलिए तो आज अपना जो टॉपिक है उसको हम शुरू कर रहे हैं और उसको ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम जो बात करेंगे वो है अपना हैजार्ड्स के बारे में, ठीक है ना। हैजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग क्या होता है भाई पाइपलाइनिंग के अंदर हैजार्ड्स। देखिए हैजार्ड्स का सबसे पहले ही आप यहां पर मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। हैजार्ड्स का मतलब होता है नुकसान, ठीक है ना, या आपको इससे भी कोई भी जो है गलत रिजल्ट मिल रहा है तो उसको हम हैजार्ड्स कहते हैं। अब होता क्या है हैजार्ड्स पाइपलाइनिंग के अंदर, ठीक है ना। हैजार्ड्स होता है पाइपलाइनिंग के अंदर क्या होता है कि कई दफा ऐसा होता है कि पाइपलाइनिंग के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी दौरान क्या हो सकता है वो डिले हो जाता है, या किसी स्टेज पे है तो वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचने से पहले कोई डिले हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या जो अंदर जो प्रोसेस है वो डिले होने में जो प्रोसेस है वो थोड़ा बड़ा है तो वो डिले करवा सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो आगे रिजल्ट जा रहा है पाइपलाइनिंग के थ्रू आउटपुट जा रहा है वो गलत हो जाता है। बेसिकली हम उसको क्या मानते हैं हैजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग, या उसको हैजार्ड्स कहते हैं। पाइपलाइनिंग के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया को किसी भी स्टेज पर पहुंचने से पहले अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसको हम हैजार्ड्स कहते हैं, ठीक है। और अधिक डिटेल्स अभी जो है आपको एक एक करके मैं दिखा दूंगा। तो पाइपलाइनिंग का जो आपको डेफिनेशन पता चल चुका है हैजार्ड्स का कि किसी भी पाइपलाइनिंग के अंतर्गत जब किसी भी डेटा को एक्सेस करने के दौरान या किसी भी डेटा को एग्जीक्यूट करने में स्टेजेस के दौरान अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको हम हैजार्ड्स कहेंगे। ये हैजार्ड्स जो है आपके 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट टाइप हम जो है आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 2 जो स्टेज है वो जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वो बहुत ही बड़ा है। चलिए तो यहां पर मैं जो इसके अंदर जो पहला डिस्कस करने चाहूंगा वो है आपका डेटा
हैजार्ड्स, डेटा पाइपलाइनिंग हैजार्ड्स या डेटा हैजार्ड्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं। डेटा हैजार्ड्स का मतलब क्या है कि अगर पाइपलाइनिंग के अंतर्गत कोई भी डेटा को एक्सेस करने के दौरान, कोई भी डेटा या वैल्यू को एक्सेस करने के दौरान अपन को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको डेटा हैजार्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डेटा हैजार्ड्स कहेंगे, जिसको अभी हम नेक्स्ट इसके जो है 3 टाइप्स हैं, जिसको हम समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा हैजार्ड्स क्या हैं। यानी पाइपलाइनिंग के अंतर्गत कोई डेटा को एक्सेस करने के अंदर कोई समस्या आ रही है तो वो डेटा हैजार्ड्स होगा बेसिकली। इसके 3 टाइप्स है। कौन कौन से हैं भाई? देखिए, पहला देखिए आप इसके अंतर्गत, ठीक है ना, फर्स्ट जो टाइप है इसका वो है आपका रीड आफ्टर राइट। क्या है? रीड आफ्टर राइट। दूसरा कौन सा है भाई? आपका राइट आफ्टर रीड। और तीसरा है आपका राइट आफ्टर राइट। यह है इसका तीसरा प्रकार। चलिए अब हम जो है इसको एक एक करके समझते हैं ताकि कोई भी प्रकार की समस्या हमारे सामने ना आए। चलिए मैं पहला लेता हूं, रीड आफ्टर राइट, यानी पहले राइट हो जाएगा उसके बाद रीड होगा। तो हो गया पहले राइट उसके बाद रीड, यानी रीड आफ्टर राइट। पहले डेटा को राइट कर दिया गया उसके बाद रीड किया जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन है 2, एक I1 है I2 है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखिएगा कि एक R2 के अंदर जो है वैल्यू आ रही है R1 + R3 की। इसी को यहां पर तो मैंने राइट कर दिया। कैसे? कि R1 और R3 के अंदर जो वैल्यू है ऐड होके वो R2 में ऐड हो जाएगी। लेकिन जब मैं नेक्स्ट यहां पर जो पार्ट में गया तो यहां पर जैसे एक दूसरी इंस्ट्रक्शन थी जिसके अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर R2 + R3 को जोड़ा जा रहा है। R2 + R3 को जोड़ा जा रहा है, मतलब आप कोई भी कंडीशन ले सकते हो। इसके अंदर R2 + R5 को जोड़ा जा रहा है, कुछ भी मान लीजिए आप। अब इसमें यहां से इस प्रॉब्लम को कैसे डिटेक्ट करेंगे या आपको कैसे पता चलेगा कि ये ही यहां पर प्रॉब्लम हो रही है? तो बात अपनी डेटा के अंदर क्या है, डेटा है, वैल्यू है, उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी? कि मैंने यहां पर पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किया, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो ये 4 स्टेजेस को या 5 स्टेजेस को मैं आपको एक चित्र के थ्रू समझाता हूं जहां पे प्रॉब्लम होगा। कि देखो यहां पर R2 के अंदर क्या आ रहा है? R1 + R3 का डेटा, ठीक है। R1 और R3 का डेटा जो है वो यहां आ रहा है। लेट्स से मैं यहां पर मान लेता हूं कि R1 का डेटा अपने पास यहां पर 10 है और R3 का जो डेटा है वो है अपना 20। अब इसमें क्या हो रहा है कि R1 का वैल्यू कितना है? 10 और R3 का वैल्यू कितना है? 20। तो 10 + 20 कितना हो गया आपका? 30 आ गया R2 का वैल्यू, ठीक है। अब R2 के अंदर अगर यहां से देखा जाए, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर जैसे वैल्यू है अपनी यहां पर 30 और इसकी वैल्यू है जैसे यहां पर 40, तो इसके हिसाब से तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 70। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया हो रही है यहां पर कि ये अगर कंडीशन चल रही है एकदम अच्छी बात है, लेकिन अब यहां पर इसको पिक्चर के थ्रू आपको मैं समझाता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे यहां पर इंस्ट्रक्शन फेच या डिकोड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद यहां पर जैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद यहां पर ये मेमोरी से कोई भी डेटा को अगर एक्सेस कर रहा है, ठीक है, बाकी ये आइडल रहेगा। उसके बाद यहां पर ये राइट बैक कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता होगा पाइपलाइनिंग के अंदर हमने देखा था कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो नेक्स्ट स्टेज से शुरू कर रहे हैं हम यहां से, ये नहीं, ये तो नेक्स्ट स्टेज में चली जाएगी। तो यहां से जैसे इस डेटा को अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो देखो इस यहां पर ये आपके राइट बैक हो गया, ये मेमोरी हो गया, ये आपके एग्जीक्यूट हो गया और ये यहां पर इंस्ट्रक्शन फेच या डिकोड हो रहा है। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर वैल्यू जा रही है राइट बैक के अंदर, यहां पर मतलब यहां पर इंस्ट्रक्शन 1 है, वो क्या हुआ, यहां पर फेच और डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट होने के लिए गया, एग्जीक्यूट हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। और इसके अंदर जो ऑपरेंड जो है वो यहां पर जो है इसके अंदर डिकोड किए जाएंगे कि इसके अंदर जो ऑपरेंड है कौन कौन से ऑपरेंड है, ठीक है। तो उस ऑपरेंड को यहां पर देखा जा रहा है। इसके अंदर देखो कि ऑपरेंड ये दोनों हो गए, इसको आपस में जोड़ना है एग्जीक्यूशन के दौरान, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको राइट बैक। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि इंस्ट्रक्शन 2 है वो बीच में ही यहां पर डेटा को इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है। तो यहां पर अगर कोई भी ऐसा थोड़ा सा भी हल्का सा डिले अगर हो जाता है या बीच में, ये तो डिले करवा ही रहा है ना, यहां पर बीच में इसको चाहिए कि भी मेरे को यहां पर डेटा पढ़ना है, मेरे को यहां पर डेटा पढ़ना है। यहां पर तो ये क्या कर रहा है, इस 10 और 20 को जोड़ के इस R2 में स्टोर कर रहा है। लेकिन यहां पर ये हो रहा है राइट, ये क्या हो रहा है यहां पर राइट,
और यहां पर क्या हो रहा है, रीड। यहां पर क्या हो रहा है भाई, रीड। जब ये सेकंड वाली जब एग्जीक्यूट होगी तो वहां पर क्या आ रहा है आपके सामने, यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये इसको बीच में पड़ेगा। अभी रिजल्ट इसका आया थोड़ी ना, R2 का रिजल्ट तो चलो 30 है, लेकिन ये तो रिजल्ट तो यहां जाके आएगा, तब जाके होगा ना भाई। यहां से तो इनपुट आ रहा है, यहां पर आउटपुट आएगा ना। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, समझ लीजिएगा कि आउटपुट जो है वो यहां पर मिलेगा अपन को, लेकिन उससे पहले I2 तो यहां पर एग्जीक्यूट होने के लिए चल रही है, और ये तो पाइपलाइनिंग का सिद्धांत है। तो यहां पर I2 जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए आगे, अब इसको क्या है कि इसको जोड़ना है R2 प्लस R5 को, जबकि यहां पर R2 क्या बोल रहा है कि मुझे ये वाला वैल्यू यहां पर जोड़ना है। मैंने यहां पर दे दिया है ये एग्जैक्टली, मैं इसको कोई भी मान दे देता हूं, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू तो ये जोड़नी है, वैल्यू तो ये जोड़नी है, लेकिन उससे पहले यहां पर जो है वैल्यू इसके अंदर है वो जुड़ जाएगी, तो आपका इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे है कि इसका R2 का आउटपुट तो अभी तक आया थोड़ी ना है, आप तो अभी तक I2 को पहले यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हो, और तो ये तो होगा क्योंकि पाइपलाइनिंग के अंदर होता है कि I1 यहां पर पहुंचेगा तो I2 शुरू हो जाएगा यहां पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहां पर ऐसा कंडीशन आ सकता है कि ये संभव है भाई, और ये जाएगा ज्यादातर। ये दोनों जो है ये नॉर्मल पाइपलाइनिंग के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई स्पेशल जो कंडीशन होती है उसके अंदर ये क्रिएट होती है, अकर होती है। अब इसको वापस समझाता हूं, कंफ्यूजन है थोड़ा कि इसमें R1 और R3 का जो डेटा है वो R2 में डाला जा रहा है, यानी राइट किया जा रहा है, और यहां पर क्या जा रहा है, रीड किया जा रहा है। यहां पर तो राइट हो रहा है ना भाई, राइट हो रहा है मेमोरी में, यहां पर रीड किया जाएगा, रीड करके राइट R4 में किया जाएगा। तो यहां पर ये अभी तक एग्जीक्यूट होने के लिए यहां पर है वैल्यू, ठीक है, यानी यहां पर ये मेमोरी से एक्सेस जो भी है नहीं हो रहा है तो यहां आएगा, उसके बाद यहां पर ये जोड़ के आउटपुट देगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उससे पहले ही ये इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है। इंस्ट्रक्शन को फैच करने का मतलब क्या है कि उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और उसके अंदर रीड मतलब उसके अंदर जो डेटा है उसको रीड करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन फैच या डिकोड के स्तर पर क्या होता है कि डेटा को रीड किया जाता है, तो ये यहां पर रीड करने की कोशिश करेगा। अब कोशिश करेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो ये वैल्यू पहले थी, जो पहले वैल्यू जो थी, ठीक है ना, वो जो हमने स्टोर करके रखे, जैसे 5 है इसके अंदर, तो वो 5 आ गई इसके अंदर, और 5 प्लस ये यहां पर हो गया, तो यहां पर ये 45 रिजल्ट आ रहा है, जबकि अपन को रिजल्ट क्या चाहिए था, 30 यहां पर चाहिए था, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू जुड़ेगी वो आगे जुड़ के यहां आनी चाहिए। या इसके अंदर मान लो आप इसके अंदर वैल्यू है ही नहीं, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ आपकी सिर्फ 40 जाएगा। ये तो मैंने एग्जांपल दे के समझा था। अब भाई यहां पर रिजल्ट कहां से आएगा, यहां से उठ के आएगा, और वो कब आएगा, जब यहां से आउटपुट होगा तब यहां पर स्टोर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब 0 है इसके अंदर अभी तक, तो क्योंकि वैल्यू आई नहीं अभी तक, तो वो तो 0 आ रही है। तो यहां पर जब आप यूजर के सामने जब आपका आउटपुट जाएगा इंस्ट्रक्शन का, तो वहां पर 40 जाएगा, जबकि रिजल्ट क्या जाना चाहिए था, रिजल्ट जाना चाहिए था आपके 30 प्लस 40 बराबर 70, ये रिजल्ट जाना चाहिए था, जबकि आपके वहां पर तो रिजल्ट 40 गया। तो ये सबसे बड़ा एक हैजार्ड है किसके अंदर, रीड आफ्टर राइट के अंदर। और ये क्या है, डेटा हैजार्ड है, क्योंकि डेटा गलत जा रहा है आगे, क्या जा रहा है, डेटा जो है वो आगे गलत जा रहा है। अगेन रिपीट करता हूं इसको कि यहां पर R1 और R3 का डेटा जुड़ेगा और वो इसके अंदर सेव होगा, सेव हो रहा है बराबर काम है, लेकिन वो सेव होगा कब, या इसके अंदर वो शो कब होगा, जब ये राइट बैक हो जाएगा। लेकिन इस स्टेज से पहले पहुंचनी I2, यहां से पहुंचने से पहले ही I2 क्या कर रहा है, R2 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो R2 के अंदर जो पहले डेटा था, अब वो पहले डेटा था ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये तो अभी R2 का मान आया थोड़ी ना है, यहां पर तो अभी R2 का मान 0 है ना, तो 10 प्लस 20 है अभी तक, तो 30 तो अभी यहां आएगा तब होगा। उससे पहले इस I2 ने क्या बोल दिया इस स्टेज पे कि मुझे यहां पर आपके R2 का डेटा पढ़ना है। यहां पर पढ़ने गए तो 0 है, वो 0 ला के रख दिया इसने, 0 प्लस 40 जोड़ा तो यहां पर 40 रिजल्ट आ गया। तो यहां पर इसका रिजल्ट कहां आएगा, जब यही होगा यहां पर। तो इसको हम बोलते हैं रीड आफ्टर राइट। ये देखो राइट पहले हो रहा है फिर रीड हो रहा है, यानी रीड आफ्टर राइट, ये होता है आपके रीड आफ्टर राइट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राइट आफ्टर रीड के बारे में। चलिए तो अब हम जो है नेक्स्ट सेकेंड टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं भाई, सेकेंड टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड अपना टाइम आता है, टाइप जो है वो है अपना WAR। यहां पर तो क्या था, रीड आफ्टर राइट, पहले राइट हो गया फिर रीड, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, राइट आफ्टर रीड, ठीक है ना। पहले यहां पर इसमें क्या है, पहले रीड उसके बाद राइट। अब देखो यहां पर एक इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले टॉपिक हैं कि तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक I1 ले रहा हूं, एक I2 ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मानते हैं इसके अंदर कि I1 के अंदर जो रिकॉर्ड आएगा वो आएगा R2 गुणा या R2 मल्टीप्लाई R3 वाला।
और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, इसे R2 को R2 के अंदर जो वैल्यू है वो लेके आ रहा हूँ R4 प्लस R5 के थ्रू। तो यहाँ पर दोनों इंस्ट्रक्शन अलग अलग हैं, ठीक है, और जब वो स्पेस टाइम में चलेगी तो उसमें भी अलग चलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इनका मान भी दे देता हूँ इनको, कि इसका मान है यहाँ पर 10 और यहाँ पर इसका 5, इसका मान लेते 10 और यहाँ पर मान लेते हम यहाँ पर 10 मान लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 10 × 5 बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है भाई, देखिएगा कि ये कंडीशन देखो, ये दोनों के दोनों कंडीशन में आपको बताई थी कि नॉर्मल पाइपलाइनिंग के अंदर नहीं आती है, इन 5 स्टेजेस के अंदर आती नहीं है, ठीक है। कोई 1% ऐसा कुछ हो जाए तो आ सकती है, वो भी किस वजह से, स्टेज डिले, या कोई प्रोसेस होने में अगर कोई डिले हो गया थोड़ा सा, या कोई प्रोसेस इतना बड़ा है कि उसको होने में टाइम लग रहा है, तो ये नेक्स्ट को कॉल कर सकता है प्रोग्राम काउंटर जो होता है उसकी मदद से। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर कई बार ऐसा हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि ये इंस्ट्रक्शन रन होना था, इससे पहले ये हो गया, तो यहां पर इंस्ट्रक्शन रन हुआ ये, तो इंस्ट्रक्शन का यहां पर मान क्या है, यहां पर R4 प्लस R5 का मान क्या है, यहां पर अभी 20। ये तो मान बाद में दिया गया है, लेकिन यहां पर 20 मान आ चुका है, जो कि अब जाके यहां पर इसके अंदर भी डिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर मान क्या आ जाएगा, अब यहां पर इसका मान हो जाएगा 20, तो यहां पर 10 की जगह 20 हो जाएगा, और 20 × 5 करेंगे तो यहां पर मान आ जाएगा आपका 100, जो कि गलत है। कैसे कि यहां पर कुछ कारण हुआ कि भाई उसकी मदद से ये डिले हो गया, ये हुआ नहीं, इसके पहले ये हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, इस R2 का जो वैल्यू था वो चला गया इस R2 में, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ कि इस 10 की जगह 20 हो गया, 20 × 5 तो ये 100 हो गया। तो इसमें क्या हुआ, आपका पहले ही वैल्यू जो है वो यहां पर राइट हो गया इसकी जगह, और फिर इसको रीड किया गया। पहले राइट हो गया फिर रीड किया गया, तो ये राइट आफ्टर रीड हो गया, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू को पहले ही राइट कर दिया गया, और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया था तो यूजर के सामने जो रिजल्ट जाना था वो तो गया ही नहीं, और रिजल्ट आपके सामने 100 आ गया, जबकि 15 आना था। तो ये यहां पर दूसरा होता है, ये स्पेशली जो है कोई स्पेशल जब ऑकर होती है तब होती है, या कोई ऐसा स्टेज डिले वाला प्रॉब्लम होता है तब ये कंडीशन होती है ये। अब लास्ट आता है अपना राइट आफ्टर राइट। ये क्या है भाई, इसको भी समझिए। राइट आफ्टर राइट क्या है, ये कब आएगा, ये आता है स्टेज डिले के अंदर ही आता है। ये भी आपको, जैसे यहां पर मैं एक I1 ले रहा हूं, एक I2 ले रहा हूं, ये I1 है और ये I2 है। इसके अंदर I1 के अंदर, सॉरी ये भी I2 है, ये भी I2 है, ऐसा कुछ ले रहे हैं। इसके अंदर आपके R1 प्लस R2 का डेटा जा रहा है, R3 का डेटा जा रहा है, इसके अंदर R4 प्लस R5 का डेटा जा रहा है, दोनों के अंदर सेम जा रहा है। अब क्या हुआ कि इसका मान है यहाँ पर 10, इसका है 20, इसका है 20 और इसका है 40, तो इन दोनों का क्या हुआ, आपके 30 आ गया, इन दोनों का क्या हुआ, 60 आ गया। ये स्पेशल जब ये आएगी कि ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू बढ़ चुकी है, या उसका एड्रेस बढ़ चुका है, या पहले राइट हुआ उसके बाद और राइट हो गया, तो उस टाइम जो है ये आएगी। अब ये इससे हैजार्ड्स कैसे हुआ, ये कि ये स्टेज डिले के अंदर या कोई ऐसी डिले हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से ये डेटा चला गया आगे। जैसे प्रोग्राम काउंटर के बारे में आपने देखा था कि उसके अंदर वैल्यू कौन सी आती है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू कौन सी आती है, जैसे ये एग्जीक्यूशन वाली वैल्यू चल रही है, इसके बाद किसकी बारी है, उसका एड्रेस होगा वो यहां पर इसके अंदर स्टोर होगा, मतलब ये आगे चल रहा है यहां पर। अब एक और एग्जांपल लें तो आपने ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ा या ऑटो डिक्रीमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो इंक्रीमेंट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि यहां पर ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो ये एड्रेस है, एरे वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि एड्रेस है, तो इसके अंदर जो वैल्यू है इसके ऊपर तो बाद में काम किया जाएगा, इसका जो एड्रेस होगा वो पहले बढ़ेगा, उसके बाद ये अंदर जाएगा, डेटा पड़ेगा। तो पहले राइट हो रहा है और उसके बाद उसके अंदर राइट हो रहा है। तो यहां पर ऐसा कुछ अगर कोई कंडीशन हो जाए कि यहां पर कोई ऐसा डिले हो गया, या प्रोसेसिंग के लिए ये मेमोरी को कोई मेमोरी को एक्सेस कर रहा है फाइल्स को, या उसी दौरान बहुत ज्यादा डिले हो गया जिसकी वजह से इसको आगे आने पड़ा, तो यहां पर रिजल्ट आपके सामने, यूजर के सामने क्या जाना चाहिए था, 30, लेकिन वो नहीं जाके वहां पर रिजल्ट क्या गया, 60 गया, जो कि गलत है। ये होते हैं डेटा के 3 हैजार्ड्स, रीड आफ्टर राइट, ठीक है ना, रीड आफ्टर राइट, और यहां पर क्या है, राइट आफ्टर रीड, ठीक है।
ये क्या है, राइट आफ्टर राइट। अब देखो जनरली एक कंप्यूटर के अंदर ये कंडीशन होती है कि पहले डेटा को रीड किया जाएगा, उसके बाद उसको राइट किया जाएगा, वो कंडीशन होती है सही। उसके अंदर भी डिले का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो रिजल्ट गलत जा सकता है। ये तीनों के तीनों नुकसान हैं या हैजार्ड्स हैं आपके पाइपलाइनिंग के अंतर्गत। तो हमने डेटा हैजार्ड्स के बारे में पढ़ा है, डेटा हैजार्ड्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो हैजार्ड्स का मेन टॉपिक था पाइपलाइनिंग में। अब पाइपलाइनिंग के अंदर हैजार्ड्स क्या है, थोड़ा सा रिपीटेशन वापस कर देता हूं कि जब भी पाइपलाइनिंग के अंदर कोई भी डेटा या वैल्यू को एक्सेस करने के दौरान अगर कोई भी समस्या आ रही है या एग्जीक्यूशन में समस्या आ रही है, मेमोरी को एक्सेस में समस्या आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं हैजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग। अब इसके 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमने पहला टाइप्स अभी आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें आपके था डेटा हैजार्ड्स। इसमें कौन कौन से हैं डेटा के अंदर हैजार्ड्स? रीड आफ्टर राइट हो सकता है, राइट आफ्टर रीड हो सकता है और राइट आफ्टर राइट हो सकता है। ये तीनों आपको कैसे लगे हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को वापस देखिएगा ताकि आपको जो ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये आसानी से समझ में आ सके। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक कीजिएगा, और इसके बाद जो सेकंड जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम सेकंड और इसका थर्ड जो है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें सीक्वेंशियली और कंट्रोल के बारे में कौन कौन सा जो टॉपिक आता है वो हम देखने वाले हैं। तो अगेन रिपीट करना चाहूँगा भाई, ठीक है, एक बार इसको वापस देखिएगा आप, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।